स्टूडेंट्स, आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑसिलेशंस। देखिए, यहाँ तक आपने बहुत सारे मोशन के बारे में पढ़ा है। लीनियर मोशन आप जानते हो, सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सारे मोशन के बारे में आपने पढ़ा है। आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, उसमें प्लैनेटरी मोशन जो थे उसके बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा है। आपने वहाँ पर एक चीज़ मार्क की होगी कि जब आप प्लैनेटरी मोशन की बात करते हैं, मतलब सपोज सन है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, तो वो जो मोशन है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वही मोशन रिपीट हो रहा है। तो वो मोशन कैसा हो गया? रिपीटेटिव मोशन। लेकिन जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, आपको याद होगा, उसका जो पाथ था, जो हमारा कोई भी सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कुछ ऐसा बन रहा था सपोज, है ना, पैराबोला। तो वो जो मोशन है वो नॉन रिपीटेटिव मोशन है। तो हम बहुत सारे ऐसे मोशन के बारे में जानते हैं जो रिपीटेटिव मोशन भी है और कुछ मोशन ऐसे भी हैं जो नॉन रिपीटेटिव है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हो और ये मोशन के बारे में आपको पता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताऊं, सपोज आप जब छोटे थे या फिर अभी भी कभी कभी स्विंग पर बैठते हैं, तो आप कैसे, उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, ऐसे कुछ। तो वो मोशन सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन वो मोशन रिपीटेटिव मोशन तो है। देखो, आप सपोज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो, फिर वापस ऐसे आ रहे हो, वापस ऐसे जा रहे हो, तो वो मोशन कैसा हो गया? रिपीटेटिव मोशन। तो ऐसे जो मोशन है, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वही सेम चीज़ अगर रिपीट हो रही है, सेम मोशन अगर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे रिपीटेटिव मोशन जो होते हैं, ऐसे मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? वो मतलब ऐसे मोशन क्या हो गए? रिपीटेटिव मोशन। उसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। तो देखो आप यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हुई। जैसे आपने मैंने बोला कि स्विंग पर बैठे, तो वो मोशन कैसा हो गया? रिपीटेटिव मोशन। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर वही मोशन रिपीट हो रहा है ना, तो वो मोशन पीरियोडिक मोशन है। सेम वे अगर हम बात कर रहे हैं कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो वो मोशन भी कैसा हो गया? वो भी रिपीटेटिव मोशन हो गया, क्योंकि और उसको ही रिपीटेटिव मोशन है, इसलिए उसको आप पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हो। क्योंकि सपोज हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ सन के अराउंड पूरा एक चक्कर खत्म करने के लिए 365 डेज लगाता है, तो उसका मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वही मोशन रिपीट हो रहा है। तो ऐसा जो मोशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक मोशन। ओके, तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक मोशन के बारे में पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है, सपोज हमारा चैप्टर का नाम ही है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे मोशन, सपोज आप बोट, अगर आप सोचो कि पानी है, उसके ऊपर बोट रखी है, तो वो भी कैसे ऐसे ऐसे वो अपना मोशन दिखाएगी, तो वो भी रिपीटेटिव मोशन हुआ, वो भी पीरियोडिक मोशन आप बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मोशन के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो और आगे भी पढ़ने वाले हो। ओके, हमारा ये जो चैप्टर है उसमें हम यही सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारी नई नई टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड, राइट, एम्पलीट्यूड, फेज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है। तो यहाँ पर पहली चीज़ हम पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों का डिफरेंस समझाने वाले हैं। सपोज अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कोई, आप सोचो सपोज एंट है, चींटी, तो वो किसी दीवार पर ऐसे चढ़ रही है, तो क्या होगा? वो ऐसे सपोज यहाँ से उसने स्टार्ट किया, वो दीवार पर ऐसे चढ़ी, लेकिन कुछ हाइट के पर जाने के बाद वो क्या होगी? नीचे गिरेगी, फिर वो वापस चढ़ेगी ऊपर, वापस नीचे गिरेगी। तो उसने जो हाइट, उसकी जो हाइट होगी, वो उसके अगेंस्ट टाइम पीरियड का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स अगेंस्ट टी का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ऐसा कुछ होगा कि वो ऐसे ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे गिर रही है, राइट, ऊपर जा रही है, नीचे गिर रही है। तो ये जो मोशन हुआ वो कैसा मोशन होगा? रिपीटेटिव मोशन, राइट। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। सपोज एक चाइल्ड के बारे में सोचिए, वो क्या कर रहा है? किसी स्टेप पर चढ़ रहा है, तो ऐसा होगा कि वो ऐसे स्टेप पर चढ़ेगा, फिर वो नीचे आएगा, स्टेप पर फिर वापस से चढ़ेगा, नीचे आएगा। तो उसका जो मोशन होने वाला है उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ना, ऐसा बनेगा उसका ग्राफ। तीसरा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज कोई बॉल है, उससे आप खेल रहे हो,
और वो बॉल को आप ऐसे लेके नीचे सपोज ऐसे फेंक रहे हो, फिर वापस अपने हाथ में ले रहे हो, तो ये जो मोशन है वो भी कैसा हुआ, रिपीटेटिव मोशन। और उसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा कि वो सपोज बॉल ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, है ना, तो वो मोशन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ उसका बनने वाला है। उसका अगर हम इक्वेशन लिखे तो आप जानते हो हमारे पास ये इक्वेशन है पर्टिकुलर, d = v0t + 1/2 at²। यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसकी जगह पर आप g लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये जो इक्वेशन बनने वाला है, आप जानते हो कि जब वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा तो g जो होता है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, और जब वो नीचे आएगा तब वो प्लस होगा, एक ही डायरेक्शन है इसलिए। तो ऐसे हम उसके लिए इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जो मोशन की अभी हम बात कर रहे हैं वो रिपीटेटिव मोशन है और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो मोशन है उनको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और एक वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन भी कभी कभी उसको हम बोलते हैं। उसमें बहुत ही छोटा फ़र्क है, लेकिन क्या फ़र्क है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसका कुछ हम उसकी वजह से म्यूज़िक को हम एंजॉय कर पाते हैं। आपने देखा होगा सितार है, गिटार है ना, तो उसको जब आप बजाते हो तो क्या होता है, उसके जो तार होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड में वो ऑसिलेशन या फिर बोल सकते हो वाइब्रेशन करते हैं, राइट। तो वाइब्रेशन की वजह से हमें बहुत ही प्लेजेंट बोल सकते हो ऐसा म्यूज़िक सुनाई देता है। तो ये सारे मोशन की बात थी। अब ये चीज़ हो गई। सेकंड, मुझे ये आपको बताना है कि ऐसा ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होता है क्यों, उसका रीज़न क्या है, तो वो चीज़ अभी हम समझते हैं। देखो, ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन होने की वजह क्या है, तो सपोज हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ मीन पॉइंट होता है। सपोज अभी हम बात करें कि सपोज एक आपने बॉल ले लिया और उसके अंदर आपने एक सपोज एक बॉल रखा है, तो ये इसका मीन पॉइंट है, मीन पोजीशन है। उसको आप वहाँ से थोड़ा हिलाओगे, राइट, तो वो क्या होगा, उसका मोशन कैसे होगा, वो अंदर ऐसे ऐसे घूमेगा। आपका जो बॉल होगा वो क्या करेगा, अंदर घूमेगा, राइट। तो वो मोशन जो होगा वो कैसा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आपने सोचो एक पेंडुलम ले लिया, राइट, इसका बॉब है ये, तो ये इसकी पोजीशन है, उसको आप उसकी मीन पोजीशन बोल सकते हो, ये इसका मीन पोजीशन है। अब आप ऐसा करोगे कि इसको पकड़ के सपोज आपने ऐसे खींचा, तो आपने क्या किया, उसकी ये पोजीशन से उसको हटा के यहाँ पर आप लेके आए, तो ये क्या करने वाला है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो वो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से फिर इस तरफ जाएगा, तो उसका जो मोशन है वो मोशन कैसे होने वाला है, वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा, राइट। तो ये मोशन कैसा है, हो गया, ये पीरियोडिक मोशन ही है कि वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर वही चीज़ रिपीट होने वाली है। और यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऑलवेज क्या कोशिश करेगा, ये बॉब क्या कोशिश करेगा कि अपनी ये जो मीन पोजीशन है वहीं पर आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ, इस पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कैसी है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना आपने उसको डिस्प्लेसमेंट करवाया है उसके प्रोपोर्शन में है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, उसके ऑपोजिट है। इसीलिए F इज प्रोपोर्शनल टू -x बोल सकते हो। ऐसा जो मोशन है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम SHM भी लिख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। हार्मोनिक मोशन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ क्या हो रही है, वापस से वहीं पर रिपीट हो रही है, राइट। कि यहाँ पर ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैंने बोला कि वो जो है वो वापस से क्या हो रहा है, वहाँ पर रिपीट हो रहा है मोशन। और यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई कि फोर्स ऑलवेज कैसा होना चाहिए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और वो किस तरफ फोर्स लगना चाहिए, तो जो मीन पोजीशन है उसकी तरफ फोर्स लगना चाहिए, ओके। तो ऐसा जो मोशन है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है। अब मुझे एक और डिफरेंस आपको समझाना है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है। देखो, ऑसिलेशंस जो होते हैं वो भी उसी वजह से हुए, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पर आना है, अपनी मीन पोजीशन पर वापस आना है। तो उसके लिए वो वापस आने के लिए क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, और इसकी वजह से ये वाइब्रेशनल मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल होता है।
देखो, आपने जो पेड़ होती है उसकी शाखा जो होती है उसका जो मोशन देखा होगा तो कुछ ऐसा होता है ना। तो वो मोशन कैसा है कि उसमें क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई। फ्रीक्वेंसी हाई हो ना, मतलब ऐसे ऑसिलेशन के लिए उसने टाइम पीरियड कैसा लगाया, तो सपोज मैं आगे जाके बताने वाली हूँ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो टाइम पीरियड कैसा लगेगा, कम लगेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो टाइम पीरियड कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये जो मोशन हुआ, सपोज हम बात करें कि पेड़ है तो उसकी लीफ या फिर अभी आप बोलो कि उसकी शाखा जो है वो ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, तो वो एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगाएगी वो ज़्यादा होगा। तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ऐसे जो मोशन है उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। और वाइब्रेशनल मोशन जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई एटम है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ऐसे उसकी मीन पोजीशन के आसपास ऐसे वाइब्रेट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब टाइम पीरियड कम लगना, तो उसको हम वाइब्रेशनल मोशन बोल सकते हैं। या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो, जैसे मैंने बोला कि सितार है, गिटार है, तो उसके वायर जो होते हैं उसको हम, मतलब तार जो होते हैं उसको हम जब ऑसिलेशन करवाते हैं, मतलब उसको हिलाते हो आप, तब जो मोशन होता है उसको हम वाइब्रेशन बोल सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज़्यादा है। तो ये दोनों में थोड़ा फर्क है, वो चीज़ मैंने आपको बताई। ओके, तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने मेन चीज़ ये समझाई आपको कि मोशन अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ रिपीटेटिव मोशन है, कुछ नॉन रिपीटेटिव मोशन है। जैसे हमने बताया कि सर्कुलर मोशन है तो वो कैसा मोशन हो गया, रिपीटेटिव मोशन, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वही चीज़ रिपीट हो रही है, राइट। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो। ओके, सेकेंड चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन था तो वो नॉन रिपीटेटिव मोशन है। ऐसे अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, रिपीटेटिव भी होते हैं, नॉन रिपीटेटिव भी होते हैं। तो पीरियोडिक मोशन मतलब वही चीज़ रिपीट होना पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो ऑसिलेशन है वो भी, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, देखो ऑसिलेशंस जो है वो पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेशंस जो है वो कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होना ज़रूरी नहीं है। देखो जैसे अच्छा और बोल सकते हो कि ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना ज़रूरी नहीं है। देखो फिर से मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है तो वो वापस अपनी वही चीज़ रिपीट कर रही है, तो वो कैसा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, राइट। लेकिन जब हम पेंडुलम की सपोज बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, साथ ही पीरियोडिक मोशन भी है क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रही है, राइट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर रहने की कोशिश करती है, वहाँ से आप उसको डिस्प्लेसमेंट करवाते हो तो वो ऑलवेज उस पर फोर्स लगती है। ये ऑसिलेटरी जो भी बॉडी है उस पर फोर्स लगती है, वो फोर्स कैसी होती है, तो इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसकी उल्टी डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ सके। ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग जो है वो डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइम पीरियड टी, जिसको हम कैपिटल टी लिखेंगे। टाइम पीरियड का मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल, जिसके बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है, वही मोशन रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, तो वो अपना एक चक्कर ख़त्म करने के लिए 365 डेज लगा रही है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 365 डेज। तो उसको हम कैपिटल टी लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ टाइम पीरियड जो है उसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड, है ना। और अगर ज़्यादा है वो टाइम पीरियड तो उसके आगे हम उसके अलग अलग यूनिट्स लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं, आवर्स लिख सकते हैं, फिर ईयर्स लिख सकते हैं। अगर टाइम पीरियड कम लग रहा है तो माइक्रो सेकेंड, ये भी उसका यूनिट बन सकता है। तो टाइम पीरियड को हम ऐसे शो कर सकते हैं, राइट। उसको हम कैपिटल टी से उसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड क्या हो गया कि मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद मोशन रिपीट हो रहा है वो। ओके, सेकेंड मुझे बात करनी है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड।
फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखते हैं, न्यू बोलोगे आप इसको, न्यू इक्वल टू 1/t। तो टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी, अगर मैं ऑसिलेशन के बारे में पर्टिकुलर बात करूं तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या बनेगा, तो टाइम पीरियड का सेकंड है तो 1/सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स, या फिर साइंटिस्ट के नाम से उसको हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये इसका यूनिट हो गया। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल है, इलस्ट्रेशन है, तो वो इलस्ट्रेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं 14.1। बहुत ही सिंपल बात की है उसमें, वो हम बात करेंगे 14.1। देखो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात की है इसमें। फर्स्ट है क्वेश्चन, on an average a human heart is found to beat 75 times in a minute. Calculate its frequency and period. देखिए क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर the beat frequency, फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ, A human heart is found to beat 75 times in a minute। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट इक्वल टू 75 टाइम्स हो गई पर मिनट। पर मिनट है तो उसको सेकंड में मुझे कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट हो गया, सेकंड इनवर्स, या फिर बोल सकते हो हर्ट्ज। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 75/60। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.25। ओके, सेकंड इनवर्स, या फिर लिख सकते हो 1.25 हर्ट्ज। इसके अकॉर्डिंग और एक चीज़ चाहिए हमें, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू, फिर से हम फॉर्मूला अगर हम लिखें तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 1/ν। तो 1/1.25 करोगे, आपका आंसर क्या होगा, 0.8 सेकेंड। तो ये जो है वो गया आपका आंसर। तो सिंपल चीज़ थी, हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों चीज़ें चाहिए, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं एक टर्म जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो अब तक आपने डिस्प्लेसमेंट वर्ड ऑलरेडी पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड नॉर्मली हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सपोज हमने ऐसे सोचा कि एक दीवार के साथ मैंने एक स्प्रिंग है उसको बांध के यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया, तो इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब यहाँ से हम इसको ऐसे खींच रहे, तो यहाँ से मैंने इसको सपोज खींच के यहाँ तक हम लेकर आए, तो इतना जो हुआ उसकी पोजीशन में हमने इतना चेंज किया, x जितना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका हमने इतना डिस्प्लेसमेंट करवाया, ऐसे बोल सकते हैं। इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। पेंडुलम है सपोज, तो पेंडुलम का बॉब यहाँ है, हम इसको यहाँ पर लेके आए, तो इतना हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया, राइट। ये एंगल के बारे में अगर सोचे तो थीटा जितना यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने जो डिस्प्लेसमेंट की जो बात की वो ऑलरेडी आप जो पढ़े हैं वो है, लेकिन आगे जाके हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड जो है वो अलग अलग तरीके, पर्टिकुलर 12th में आप पढ़ोगे कैपेसिटर, फिर करंट, तो इसके बारे में जब आप पढ़ने वाले हो तो वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को अलग तरीके से भी डिफाइन करने वाले हैं। वो आप तब पढ़ोगे तब उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं और हमने जो बोला कि हमने जो मोशन की अभी हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन, और पर्टिकुलर हमारा जो चैप्टर है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हार्मोनिक मोशन का मतलब यही हुआ, पीरियोडिक मोशन का मतलब यही हुआ कि वो चीज़ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वही चीज़ रिपीट होनी चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ इक्वेशन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ फंक्शन मुझे लेना चाहिए कि जो कैसा होना चाहिए, रिपीटेटिव फंक्शन होना चाहिए। आपको याद होगा साइन, कॉस, कॉट, टेन, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो रिपीटेटिव मोशन है। उसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो वो सेम, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वही ग्राफ सेम रिपीट होता है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे फंक्शंस है, रिपीटेटिव मोशन फंक्शन या फिर हार्मोनिक फंक्शन आप उसको बोल सकते हो। तो मुझे भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की सपोज फॉर्मूला लिखनी है, तो उसके लिए हम ऐसे ही कुछ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगी हम जो है वो पर्टिकुलर
साइन या कॉस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। आप सोचोगे कि क्यों tan cot ये क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न ये है कि साइन और कॉस जो है उसका जो इंटरवल है वो कैसा है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब कि उसकी लिमिट हो गई कि इस तरफ -1 इस तरफ +1, राइट। और बाकी सारे जो हैं वो इनफाइनाइट तक वो एक्सटेंड होते हैं बाकी सारे फंक्शंस। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज मैंने पेंडुलम लिया तो वो इनफाइनाइट तक नहीं जाने वाला, उसका मोशन कहाँ होने वाला है, दोनों ही डायरेक्शन में, इस तरफ। तो हमें उसकी कुछ इंटरवल को लिमिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से फंक्शन यूज करने वाले, साइन या कॉस। जैसे रिपीटेटिव फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का यूज या फिर हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हो, उसका यूज करने वाले हैं। सपोज मैं उस फंक्शन को ऐसे लिखूं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी। जहां पर मैंने जो लिखा है ए, जो हम आगे जाके बात करेंगे उसको हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। जैसे हमने स्प्रिंग थी तो यहाँ पर वो ब्लॉक था, उसको मैंने यहाँ तक खींचा, वो यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसे वो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको ही हम कैपिटल ए लिख सकते हैं। ओके, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो आगे जाके फिर से हम रिपीट करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसको ऐसे लिख रही हूँ। ज़रूरी नहीं मैं ऐसा ही इक्वेशन लिखूँ ए कॉस ओमेगा टी, मुझे अगर ऐसा लिखना है फंक्शन को, सपोज बी साइन ओमेगा टी, तो भी चलेगा। साइन या कॉस किसी भी फंक्शन का यूज़ आप कर सकते हो। और वो चीज़ यही है कि सपोज हमने साइन का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। तो आप देखो ये टाइम पीरियड टी हो गया, उसके बाद वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी टाइम के बाद वही चीज़ अगर रिपीट होती है तो फंक्शन एफ ऑफ टी लो या एफ ऑफ टी प्लस टी लो, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, राइट। मतलब कि क्या होगा कि ये जो टाइम पीरियड है उसमें कैपिटल टी जितना ऐड करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट। जो यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है कैपिटल टी टाइम पीरियड के बाद वही आंसर आपको मिला है, राइट। तो इसीलिए वो फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो मोशन है उसके लिए हमने ऐसे फंक्शन का यूज़ किया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, या फिर बी साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, या फिर ए साइन ओमेगा टी लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास और एक चीज़ है कि ऐसे मोशन के लिए हम कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। देखो एफ ऑफ टी इक्वल टू, आप ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, वेर ए इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिख सकते हो डी साइन फाई एंड बी इक्वल टू होगा डी कॉस फाई। ये दोनों के वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये फंक्शन एफ ऑफ टी, या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए पर्टिकुलर लिख रहे हैं तो एक्स ऑफ टी भी लिख सकते हो। इक्वल टू क्या होगा, एक ही जगह पर हम लिखे डी साइन फाई, तो डी साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस बी की जगह पर क्या लेना है मुझे, डी कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर डी तो कॉमन है, तो कॉमन अगर हम निकालें तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया। आप ये इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, इसको आप बोल सकते हो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप जो है हमारी बुक में ऐसे बहुत सारे दिए भी हैं इक्वेशंस, और मैथ्स में भी खास आप पढ़ते हो ऐसे इक्वेशन कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो उसको आप साइन अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया, ये अल्फा मतलब हमारा यहाँ फाई है और बीटा मतलब है ओमेगा टी। उल्टा लिखो, अल्फा प्लस बीटा की बीटा प्लस अल्फा वन एंड द सेम थिंग, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन हो गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डी, क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो होगी टर्म ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन ऐसा बन गया। तो ये जो इक्वेशन है वो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। मतलब कोई भी मोशन का इक्वेशन अगर ऐसा फॉर्म बन रहा है तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन किया, दो फंक्शन का साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, फंक्शन जिसमें a इक्वल टू डी साइन फाई है लिया तो b इक्वल टू डी कॉस फाई, तो इससे हमारा ये इक्वेशन बन गया।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ डी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर साइन फाइव और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ये दोनों को आप ऐड करो, प्लस करो, तो क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। तो इस तरफ क्या बचा है, डी स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डी इक्वल टू अंडर रूट लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब डी की वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आपको डी जो है उसकी वैल्यू मिल सकती है। ओके, सेकेंड चीज ये है कि अगर आपने ये दोनों का रेशियो ले लिया, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव क्या होगा, टेन फाइव, और डी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन का आप रेशियो निकालोगे तो टेन फाइव इक्वल टू क्या होगा आपका आंसर, ए बाय बी। देन फाइव इक्वल टू लिख सकते हो टेन इनवर्स ए बाय बी। तो आप फाइव की वैल्यू क्या होगी वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ हो गई आपके पास, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ज़रूरत पड़े तो फिर से लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना कि कैसे हमने ये इक्वेशन बनाए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी बुक में इलस्ट्रेशन है, सेकेंड इलस्ट्रेशन, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, Which of the following functions of time represent a periodic and non-periodic motion? Give the period for each case of periodic motion, that is omega is any positive constant. First है sin omega t plus cos omega t. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है sin omega t plus cos omega t। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये मोशन पीरियोडिक तो है क्योंकि साइन एंड कॉस है, वो फंक्शन कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक तो है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखो आप यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं, 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी हो गया। और एक चीज़ आप जानते हो कि साइन 45 उसकी भी वैल्यू 1/√2 है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है ना। 45 डिग्री मतलब π/4 लिख सकते हो, तो यहाँ पर 1/√2 है, उसको हम लिख सकते हैं कॉस π/4, यहाँ पर है प्लस 1/√2, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन जो बन गया उसका फॉर्म कैसा हो गया, देखो आप कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि वो इक्वेशन किसका बन रहा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब ओमेगा टी प्लस π/4। तो ये इक्वेशन हमारा ऐसा बन रहा है। तो ये इक्वेशन अगर ऐसा बन रहा है तो इसको हम देख के बोल भी सकते हैं कि इसका फॉर्म कैसा बना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा फॉर्म है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो क्या शो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेर ओमेगा इक्वल टू 2π/t या फिर टाइम पीरियड t इक्वल टू आप लिख सकते हो 2π/ओमेगा। ओमेगा मतलब 2π/t या फिर t इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2π/ओमेगा। ओमेगा को हम बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जैसे हमने 1/t लिखा था, दोनों साइड 2π से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2π/t, और ये जो है हो गया 2π उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको हम ओमेगा बोल सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू हमारा इक्वेशन हो गया 2π/t या फिर t इक्वल टू लिख सकते हो 2π/ओमेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के बारे में था। अब सेकंड कुछ दिया है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सारे फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, राइट, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो रिपीट ही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्म ऐसा नहीं बना ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा फॉर्म नहीं बन सकता, इसीलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा इंटू टी, इसका मतलब फॉर साइन ओमेगा टी टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा, तो 2π/ओमेगा।
फॉर कॉस 2 ओमेगा टी, ये टर्म के बारे में देखें तो टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 ओमेगा, मीन्स पाई बाय ओमेगा हमारा आंसर हुआ। और लास्ट टर्म साइन 4 ओमेगा टी के बारे में बताए तो t इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई बाय 4 ओमेगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा पाई बाय 2 ओमेगा। तो हर एक का टाइम इंटरवल यही होगा, राइट। इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सी में दिया है e रेज टू माइनस ओमेगा टी। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो नॉन रिपीटेटिव फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम पीरियड t इंक्रीज होगा तो ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। मतलब कि इसका हम ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ ऐसा बनता है कि पहले जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो जब टाइम पीरियड t इंक्रीज होगा तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने वाला फंक्शन है। तो अगर वो डिक्रीज ही हो रहा है, उसकी वैल्यू कम ही हो रही है, तो वो रिपीट वापस होने वाला नहीं है। इसीलिए ये मोशन कैसा दिखा रहा है हमें, नॉन पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा, वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज ही हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ओके, इसलिए। एंड लास्ट वन इज लॉग ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी है, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड टी इंक्रीज होगा तो लॉग, आप जानते हो लॉग जो होता है, लॉग टेबल से आप जानते हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो लॉग की वैल्यू भी इंक्रीज होती है ना। तो सेम वे टाइम पीरियड टी इंक्रीज होगा तो ये टर्म भी इंक्रीज हुई, तो लॉग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ है ना, तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो रिपीट वापस होने वाला नहीं है, इसीलिए वो नॉन रिपीटेटिव फंक्शन है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि फंक्शन रिपीटेटिव है कि नॉन रिपीटेटिव, उससे हम वो पीरियोडिक मोशन है कि नहीं ये चीज़ समझा सकते हैं। तो बस आज यहाँ तक की बात करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आप टेक्स्ट बुक से भी अच्छे से पढ़ लेना और ये चीज़ अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना।